तो वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहां से दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला सेक्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई के तहत इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर शैबल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को इस वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों के तहत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो कुल मिलाकर के 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान शामिल है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको डिटेल में दिया है। आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। इस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इस पीडीएफ में जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ में प्रश्नों की संख्या 1000 से अधिक है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही। इस तरह के प्रश्न पिछले ईयर भी मैंने आपको बतलाया था। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वर्ष भी दिया था। हालांकि यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही, यानी कि 2022 की यहाँ पर बात किया जा रहा है क्योंकि 2022 में ही 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया है। आपको इस प्रश्न पर बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना। और इसका जो थीम है इस वर्ष का यह है बंदिशों से आजादी। इसी थीम के साथ ये बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी निकाली गई थी और इस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर डिटेल जानकारी लिखा है कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में कुल 8 झांकियां निकाली गई। आपको ये भी ध्यान रखना कुल 8 झांकी इस वर्ष निकाली गई थी गांधी मैदान में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और इसमें बिहार शिक्षा परियोजना की जो झांकी है जिसकी थीम थी इस वर्ष ये बंदिशों से आजादी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस थीम के साथ इस झांकी को निकाला गया। इसके तहत अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो जबकि दूसरे स्थान पर उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की झांकी थी, जो कि इस वर्ष 2022 में बिहार में औद्योगिक विकास थीम के साथ निकाली गई थी। ये झांकी कह सकते हैं उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की झांकी दूसरे स्थान पर रही। जबकि तीसरे स्थान की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर महिला एवं बाल विकास की झांकी थी, जो कि इस वर्ष बाल विवाह दहेज मुक्त विवाह की थीम के साथ कह सकते हैं निकाली गई थी और ये तीसरे स्थान पर रही थी। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी पहले स्थान पर रही और दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो उपेंद्र भारती शिल्प संस्थान की झांकी दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो महिला एवं बाल विकास की झांकी तीसरे स्थान पर रही। यहाँ पर तीनों झांकियों के थीम आपको ध्यान रखना कि इस थीम के साथ ये कह सकते हैं निकाले गए थे। हमने यहाँ पे आगे कुछ पॉइंट और लिखा कि पिछले वर्ष पहला पुरस्कार कृषि विभाग को मिला था तो दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। यानी कि पिछले वर्ष जो झांकी निकाली गई थी तो पिछले वर्ष कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला और द्वितीय स्थान मिला था स्वास्थ्य विभाग को। जबकि तृतीय स्थान की बात किया जाए तो तृतीय पुरस्कार जो मिला ये संयुक्त रूप से जल संसाधन विभाग, लघु जन संसाधन विभाग और साथ साथ जीविका एवं महिला विकास निगम को दिया गया था संयुक्त रूप पर। ये तीनों विभागों को संयुक्त रूप से मतलब कर सकते हैं तीसरा पुरस्कार दिया गया था। आपको इतनी सारे संबंधित चीजें इस प्रश्न से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीआरपीएफ की टुकड़ी को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2022 को पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसी क्रम में बिहार में भी यह दिवस को सेलिब्रेट किया गया, जिसके तहत बिहार के गांधी मैदान में 14 टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया और जिसमें से सीआरपीएफ को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। आपको ध्यान रखना है सीआरपीएफ की टुकड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखिए, इसे कह सकते हैं परेड में 14 टुकड़ियों ने भाग लिया था, जबकि पिछले प्रश्न मैंने आपको बताया था कुल 8 झांकी गांधी मैदान में निकाली गई थी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर।
इस पॉइंट को पुनः हमने लिखा है कि इसके अतिरिक्त 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में कुल 8 झांकियां निकाली गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, कुल 14 टुकड़ी थी और 8 झांकियां थी। संबंधित चीजें इसी प्रकार से आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप 67 बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है, और सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का क्विज यहाँ पे होगा, करंट अफेयर्स का डेली, मंथली और ईयरली यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स से पूरी तरह से यहाँ पर आपको अपडेट रखा जाएगा। बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, सारे परीक्षाओं की करंट अफेयर्स की तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ पर आपको बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आपको बेहतर क्वालिटी का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे कई सारे मटेरियल हैं, कई सारे कह सकते हैं टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वो तमाम मटेरियल को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप तमाम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। ये घोषणा भी हाल ही में हुई है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षकों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में नशा मुक्ति अभियान को गति देने एवं समाज में जागरूकता फैलाने में सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। यह घोषणा के तहत अब शिक्षक चोरी छिपे शराब पीने वाले या फिर उसकी आपूर्ति करने वाले लोगों की जासूसी कर उन्हें पकड़वाएंगे और सूचना देने वाले शिक्षकों के नाम पते को गोपनीय रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना, ये तमाम चीजें यहाँ पर इसमें कही गई है। हालांकि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने का निर्देश दिया गया है। अगर ये कह सकते लागू हो जाता तो आपको ध्यान रखना है, ये कार्य करने का जो जिम्मेदारी दिया गया है ये बिहार के शिक्षकों को दिया गया, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे होगा हमारा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नल विनय कुमार झा इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय सेना में कार्यरत भागलपुर जिले के निवासी कर्नल विनय कुमार झा को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार थल सेना में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। आपको ध्यान रखना, इनका नाम है कर्नल विनय कुमार झा और ये बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में ये जिला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इस मौके पर राज्यपाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये देकर के या फिर यह पुरस्कार देकर के सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में वे यानी कि कर्नल विनय कुमार झा स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली यानी कि नासिक में ऑफिसर इंचार्ज हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए बात है भागलपुर की, तो भागलपुर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। भागलपुर से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ पॉइंट बतलाऊं तो कह सकते हैं पूरे भारत से जो 100 शहरों को चुना गया था स्मार्ट शहरों के लिए, तो उनमें से बिहार के भागलपुर शहर भी शामिल है। बिहार के कुल 4 शहर ये 100 स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल है। भागलपुर जो जिला है ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से भागलपुर भी एक प्रमंडल है जो कि कह सकते हैं बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है तो ये भागलपुर प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत केवल 2 जिले हैं। ये एक जिले है भागलपुर, दूसरा है बांका जिला। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, भागलपुर और बांका। चलते अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किस देश को चुना गया है। प्रत्येक वर्ष हैदराबाद साहित्य महोत्सव में किसी राष्ट्र को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना जाता है, लेकिन इस वर्ष 2022 में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में कह सकते हैं अतिथि राष्ट्र के रूप में किस देश को चुना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हैदराबाद साहित्य महोत्सव भारत में आयोजित एक साहित्यिक उत्सव है और यह 3 दिवसीय वार्षिक आयोजन है जो कि हर साल एक अतिथि राष्ट्र के रूप में किसी देश को आमंत्रित किया जाता है। और इस साल 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि अतिथि राष्ट्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके को आमंत्रित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में आईआईटी हैदराबाद की चर्चा की है कि हाल ही में आईआईटी हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया था। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। आईआईटी हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया था।
तो ये सारे तमाम फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में आगामी जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी सभी के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके पास समय का अभाव है, आप इसे नोट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम पीडीएफ को डेली बेसिस पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको लगे इसका नोट जरूर बनाइए और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जिस प्रकार से बिहार एसआई एग्जाम साथ साथ बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में हमारे प्रश्न आए हैं, उसी प्रकार से 67 में बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इस चीज के लिए श्योर रहें, बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी सभी के करंट अफेयर्स की जिम्मेवारी हमारी है। यहाँ से आपको बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलेगा, इस चीज के लिए यहाँ से आप लोग श्योर रहें। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 1000 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल में किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है। कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर 180 करोड़ रुपए की लागत से एक सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है और साथ ही साथ उनके जन्म स्थान पर 10 एकड़ भूमि में एक रॉक गार्डन बनाया जाएगा। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि संगोली रायन्ना के 191वें स्मरण दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई है। और यहाँ पे अगर हम संगोली रायन्ना की बात करें तो ये स्वतंत्रता संग्राम के कह सकते हैं एक महान नायक थे। उसकी चर्चा यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में किया कि वे 19वीं सदी के नायक थे जिन्होंने ब्रिटेन के सरकार के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दी थी। ये आपको ध्यान रखना, और ये कर्नाटक से संबंधित थे। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट को और लिखा कि हाल ही में अमेरिका की कंपनी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की है। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, ये जो अमेरिका की कंपनी के द्वारा कर सकते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु में ये स्थापित की गई है। आपको ध्यान रखना, इस इकाई का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई, जिससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ इसके आयात में कमी आएगी। तमाम चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां से मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके इसकी जानकारी दीजिएगा। यह प्रश्न यह है कि कितने ऐसे लोग इस चैनल पर हैं जो कि वीडियो को देख करके अपनी कह सकते हैं नोटबुक तैयार करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे लोग यहाँ पर इस चैनल के व्यूअर हैं जो कि करंट अफेयर्स की इस सीरीज को देखकर यहाँ से नोट तैयार करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लगभग 13,000 से अधिक हमारे पेड मेंबर हैं, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं। चलते हैं आज के अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। आप यहाँ पर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को इस इमेज में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार में एक पद है और यह भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे पहले कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इस पद पर थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम जो है ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। यानी कि आपको यहाँ से कुल मिलाकर याद रखना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। ये मिजोरम का एक गांव है जो कि राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मिजोरम में आइजोल जिले के दक्षिण मबुआंग गांव के सभी घरों और संस्थानों में ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन, चालू शौचालय और किए गए उचित उपायों को देखते हुए उस गांव को आदर्श ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। आपको यह ध्यान रखना, इस प्रकार यह मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिजोरम। अब यहाँ पे हमने चर्चा की ओडीएफ के बारे में कि ओडीएफ आखिर क्या है। यहाँ पर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा ओडीएफ प्लस अर्थात होता क्या है। तो ओडीएफ प्लस की अगर हम बात करें तो ओडीएफ प्लस गांव से तात्पर्य है कि खुले में शौच से मुक्त ऐसा गांव जहां की ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई हो, तो ऐसे गांव को ओडीएफ प्लस गांव कहा जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर इसके बारे में समझ चुके हैं। चूंकि यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं मिजोरम की, तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और मिजोरम से रिलेटेड एक प्रश्न बहुत ज्यादा अभी चर्चे में था जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया भी था। यह पॉइंट है कि हाल ही में मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री
यानी कि मिजोरम के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की थी। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। मिजोरम की जो जनसंख्या यह बहुत कम है, तो ऐसे में जनसंख्या को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा ये कह सकते हैं फैसला लिया गया था। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 साल से छोटी कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 46% बच्चियां या फिर लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। आपको ध्यान रखना, यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 46%। आपको इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी दे दूं कि जनवरी 2015 से लेकर नवंबर 2021 तक एकत्रित किए गए हीमोग्लोबिन के नमूने के नतीजे पर आधारित डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है कि भारत में 15 साल से कम उम्र के 40% बच्चों में खून की कमी पाई गई है, या फिर खून की कमी को ही एनीमिक कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, 40% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत 13% से अधिक नमूनों में खून की बेहद कमी पाई गई है। आपको यहां से ये ध्यान रखना है, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये जनवरी 2015 से लेकर के नवंबर 2021 तक के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। और इस डेटा की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन के नमूने के आधार पर जो एकत्रित डेटा है, इसी के आधार पर यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें कि भारत में 40% बच्चों में खून की कमी है और इसके 40% के अंतर्गत भी 13% में खून की बेहद कमी पाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और भी है जो कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा यानी कि तकरीबन 55% जो महिला है ये रक्तहीनता यानी कि एनीमिया से पीड़ित है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। ये सारे आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी सभी परतों की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस देश की कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? इस कंपनी का नाम है एयर एशिया और इसे नाम बदल करके कैपिटल ए किया गया है। किस देश की यह कंपनी है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मलेशिया की कंपनी है एयर एशिया। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में एयर एशिया जो कि मलेशिया के एक एयरलाइन कंपनी है, इसने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए करने का फैसला किया है। आपको ध्यान रखना, इसका जो नया नाम है यह है कैपिटल ए। पहले इसका जो नाम था यह था एयर एशिया। अब यहां पर आपको बता दूं कि कंपनी विमानन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसीलिए यह परिवर्तन कहा गया। कंपनी के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई है कि कंपनी विमानन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी कह सकते हैं इनकम को इंक्रीज करना चाहती है, तो इसी दिशा में ये कह सकते हैं इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि यह एक मलेशियाई बहुराष्ट्रीय कम लागत वाली एयरलाइन है जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है और कुआलालंपुर की अगर हम बात करें तो ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? ये बहुत अभी खबरों में है, काफी चर्चे में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्किना फासो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल में सभी चीजों को देखिएगा। माली और गिनी के बाद बुर्किना फासो तीसरा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसमें कि बीते 18 महीना में तख्ता पलट हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, ये बुर्किना फासो ये कह सकते हैं ये पश्चिम अफ्रीकी देश है और ये तीसरा देश है जो कि यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट किया गया है। कुछ पॉइंट यहाँ से डिटेल में लिखा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति रॉक मार्क क्रिश्चियन कोबेगो को तख्ता पलट के बाद किसी अज्ञात जगह पर रखा गया। करीब 2 करोड़ की आबादी वाले बुर्किना फासो को कुछ समय पहले तक स्थिर देश माना जाता था, लेकिन साल 2016 से यह चरमपंथी इस्लामिक जिहादियों से जूझ रहा है। ये भी चीजें यहाँ से ध्यान है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था वो चौपट हुई है और इसी के आधार पर यहाँ पर कह सकते हैं तख्ता पलट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता है? शायद इसका प्रोनाउंसिएशन इसी प्रकार से होगा, T/2 पुरस्कार जीता है। आप लोग से ध्यान रखिएगा किस टाइगर रिजर्व ने यह पुरस्कार जीता है। तो किस टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि किस राज्य के टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने इस पुरस्कार को जीता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित T/2 पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अब यहाँ पर आपके प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकते हैं क्योंकि ये चर्चे में है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है या फिर इसे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तमाम चीजें आपको याद रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट और है कि इसके अलावा नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का T/2 पुरस्कार जीता है। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में
बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और हमारे तमाम स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इस सीरीज के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखते हैं, ये तमाम मटेरियल वहाँ पे आपको मिलेगा। और इसका जो क्विज वाला सेक्शन है वो बिल्कुल फ्री है। क्विज में आप बिल्कुल यहाँ पे फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज के आधार पर आप यहाँ पे करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।